आज हम लोग रिवीजन करने जाएंगे दो चैप्टर्स का सर। एक होगा वर्क पावर एनर्जी और एक होगा सेंटर ऑफ मास। ठीक है सर, फिर आपको एक बार याद दिला दूं, पहले ऑडियो रिवीजन कर लीजिए, उसके बाद ही वीडियो रिवीजन खोलिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा, वरना आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क स्केलर क्वांटिटी होती है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी होता है। ठीक, वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक, फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट कराना और एफ और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना, दैट इज़ नोन एज वर्क, एफ डॉट डी। ठीक है सर। अच्छा, आइए अब वर्क के आपने ऑडियो रिवीजन कर ही लिया होगा, आपने मेरी शीट के क्वेश्चंस लगा ही लिए होंगे। अब आगे शुरू करते हैं कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस। गागर में सागर भरेंगे, एक एक क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट होंगे, पूरा आपको उसी से रिवाइज हो जाएगा। ठीक सर, क्वेश्चन ये रहा पहला, अब वो पहला क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। ठीक, आराम से पॉज करके क्वेश्चन करिएगा। ठीक, फिर सलूशन मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये है पहला क्वेश्चन। ठीक, साहब पढ़ लीजिए, पॉज करके आराम से पढ़ लीजिए। अ बुलेट हैव मास 20 ग्राम स्ट्राइक अ ब्लॉक ऑफ मास 980 ग्राम। एक बुलेट है, ये बुलेट है, एक 980 ग्राम का इस ब्लॉक से टकराती है। ठीक, एम्बेडेड इन इट। साहब तीन पार्ट हैं इस क्वेश्चन के, तीनों में कई चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी। एम्बेडेड इन इट, उसमें धंस जाती है। साहब धंस जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? धंस जाती है इसका मतलब हुआ कि कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। ठीक, एनर्जी का मैक्सिमम लॉस होगा। ठीक, फोर्स कांस्टेंट, स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट 100 गिवन है। आफ्टर द कोलिजन द स्प्रिंग इज कंप्रेस अप टू 10 सेंटीमीटर। कोलिजन के बाद स्प्रिंग कितना दब जाती है? 10 सेंटीमीटर दब जाती है। ठीक, या 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदल लेंगे, 0.1 मीटर दब जाती है। वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक आफ्टर द कोलिजन, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द कोलिजन। ये आपसे चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक, चलिए इसे स्टार्ट लेते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, एक स्प्रिंग है, एक ब्लॉक है, कैपिटल एम मास है, 980 ग्राम दिया है, केजी बदल लेंगे, 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये केजी में आ जाएगा। ठीक, दूसरी बुलेट है, ये मास 20 ग्राम है, ग्राम है, केजी में इसको भी कन्वर्ट कर लीजिएगा, 20 × 10⁻³ केजी आ जाएगा। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है आपको? स्प्रिंग कांस्टेंट दिया है 100। ठीक, चलिए एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन बनेगी। आइए मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन भाई बनाते हैं। आपको दिया हुआ है कि कितना स्प्रिंग कंप्रेस हो गई, ये दिया है आफ्टर द कोलिजन। ये भी डायग्राम बना दे रहा हूँ। स्प्रिंग जो है कंप्रेस हो जाएगी, बुलेट इसी में आ जाएगी। कितना कंप्रेस हो गई भैया? कंप्रेस हो गई 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10⁻⁻1 मीटर। बोलो भाई। ठीक, यानी एक्स आपको दिया है कितना कंप्रेस हो गई। ठीक है सर। सर डायरेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन तो नहीं लगा सकते, रीज़न ये है क्योंकि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन है। पहले बुलेट टकराएगी, एनर्जी का लॉस होगा। तो पहले आखिर ये निकालते हैं कि आखिर कोलिजन के बाद ये पूरा जो सिस्टम है, ये सिस्टम है कितनी वेलोसिटी से चलता है कोलिजन के बाद। मान लिया v' वेलोसिटी से चलता है कोलिजन के बाद, ये पूरा सिस्टम जो है वो v' वेलोसिटी से चलता है कोलिजन के बाद। तो ये v' कैसे निकलेगा? मोमेंटम कंजर्व करा दे। बोलो भाई। तो मैं मोमेंटम कंजर्व करा रहा हूँ सर। घटना से पहले का मोमेंटम mv
इज इक्वल टू घटना के बाद का मोमेंटम m प्लस m, वेलोसिटी कितनी हो गई v डैश। जुड़ गया है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक है, दोनों के मासेस जुड़ जाएंगे। एम वी, m हो गया 20 10⁻³ v इज इक्वल टू m प्लस m, यानी कि 20 प्लस 980, और kg में बदलना है 10⁻³ v डैश। कैंसिल होगा मुझे लग रहा है, तो v डैश की वैल्यू आएगी, v डैश आ गया 20 अपॉन कितना है 1000। चलो तो मुझे लग रहा है ये वैल्यू आ जाएगी 20, और ये v भी तो है 2v अपॉन 100, ये v डैश आ गया। ठीक है साहब, एक इक्वेशन अगर एनर्जी कंजर्वेशन से बनाए, सेकेंड इक्वेशन ये तो मोमेंटम कंजर्वेशन हो गया। एनर्जी कंजर्वेशन आफ्टर द कोलिजन लगेगा, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद, कोलिजन के बाद ये पूरा सिस्टम v डैश से आगे चला है, तो इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, हाफ m प्लस m v डैश का स्क्वायर, और ये एनर्जी पूरी कहाँ चलेगी, स्प्रिंग में चली जाएगी, दैट इज हाफ kx²। ठीक है, डायरेक्ट कंजर्वेशन क्यों नहीं लगाया शुरुआत और आखिरी में, शुरुआत में और ये सीधे लगा देते, सीधे नहीं लगा सकते क्योंकि बीच में कोलिजन है, कैसा परफेक्टली इनइलास्टिक, तो पहले वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, उसके बाद आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। ठीक है, तो m प्लस m ये हो गया 980 प्लस 20 इंटू 10⁻³ v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k कितना दिया भाई 100 इंटू 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर। मुझे अगर हाफ से हाफ कैंसिल होगा, ये 1000 इंटू 10⁻³ v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻²। मतलब अगर सब कैंसिल हो जाएंगे, v डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो v डैश इज इक्वल टू 1। ये v डैश की वैल्यू आई, यानी कोलिजन के बाद की वेलोसिटी। ठीक साहब, अगर कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपको पता हो, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी आपको पता हो, तो ये वेलोसिटी अगर आप यहाँ रख देंगे तो बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी आप नहीं निकाल पाएंगे। रख लेंगे सर, रख दें। v डैश कितना है, v डैश इज इक्वल टू 2v/100 है, v डैश की जगह 1 रख दूं तो v इज इक्वल टू 100/2, 50 मीटर पर सेकेंड, यानी कोलिजन से पहले ये जो बुलेट है वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही थी। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन में एक पार्ट में पूछा गया एनर्जी लॉस। आइए एनर्जी लॉस के बारे में भी बात कर लें। आपको अगर याद होगा एनर्जी लॉस का फॉर्मूला डेल्टा ई, शायद याद हो। कोलिजन के दौरान एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर 1 माइनस e स्क्वायर। याद आया? E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के लिए, E 0 होगा। परफेक्टली इनइलास्टिक है ना ये। ठीक, तो E 0 रख देंगे यहाँ पर। तो एनर्जी लॉस डेल्टा ई डायरेक्ट निकालना चाहूँ, हाफ m1, बुलेट का मास 20 10⁻³ m2 बड़े वाले ब्लॉक का मास 980 10⁻³ अपॉन m1 20 प्लस 980, दोनों में 10⁻³ है ना। v1 कितना आया 50 माइनस 0 u1। ठीक है भाई, u1 वही तो है बुलेट की वेलोसिटी, और u2 यानी कि ब्लॉक की वेलोसिटी वो 0 दी हुई है आपको। ठीक है, तो डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। पूरा सॉल्व कर लीजिए इसको। हाफ ऊपर आएगा 10⁻⁻⁶
एक 10⁻³ कैंसिल करे दे रहे, 10⁻³ इंटू 20 इंटू 980 अपॉन नीचे आएगा 1000 इंटू 2500। ठीक है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको पूरा, ये 10⁻6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 2 से मैं इसको 10 बार कैंसिल कर दूँ तो सॉल्व कर लेंगे आप, दैट इज़ 24.5 जूल। दिस इज एनर्जी लॉस। क्लियर है भैया? तो ये इसमें एनर्जी लॉस आएगा। ये एक क्वेश्चन था जिसमें 3 कंसेप्ट यूज़ हुए, एनर्जी लॉस का, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का और एनर्जी कंजर्वेशन का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आइए से इसके बाद आगे चलते हैं। सर अगला क्वेश्चन है, ये रहा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 4 kg हैविंग इक्वल लीनियर मोमेंटम। ठीक है, पॉज करके सॉल्व करिएगा। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन शायद आपको याद हो, दैट इज √2m²। ठीक है, ये रिलेशन होती है लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। आपसे क्वेश्चन में कहा गया लीनियर मोमेंटम सेम है, P1 = P2, यानी कि √2m1k1 = √2m2k2 कर दूं? बोलो भाई, दोनों तरफ को होल स्क्वायर कर दें, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। मुझे लग रहा है काइनेटिक एनर्जी का रेशियो K1/K2 = m2/m1 आ जाएगा, और m2/m1 कितना दिया है? 4:1। तो K1 K2 का रेशियो कितना आ गया बच्चों? 4:1। ठीक है सर, याद रखिए क्वेश्चन में देख लीजिए m2 m1, याद रखिएगा m2 ये है और m1 ये है। पहले वाला m1 माना, दूसरा वाला m2 माना जाता है। ठीक है सर, हो गया? चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 1 kg पार्टिकल फ्री टू मूव अलॉन्ग द इक्वेशन दिया है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज 2 जूल। देन द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पे अंडरलाइन करिएगा, पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व करिए, बताता मैं हूँ। साहब कुछ जनरल बातें होती हैं। जनरल मैकेनिकल एनर्जी दी है आपकी 2 जूल, और आपसे V मैक्स पूछा है। भाई V मैक्स तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। बोलो बच्चों, V मैक्स तब होगा जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ठीक, उस सिचुएशन पे V मैक्स आएगा। अच्छा, हम एक जनरल इक्वेशन जानते हैं। देखो भैया, मैकेनिकल एनर्जी हमको अगर पता हो तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आएगा, एज इट इज आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, दैट इज आवर मैकेनिकल एनर्जी। बोलो भाई। ठीक सर, हम एक बात और जानते हैं, जब काइनेटिक मैक्सिमम होती है तब पोटेंशियल मिनिमम होती है, और जब काइनेटिक मिनिमम होती है तब पोटेंशियल मैक्सिमम होती है। याद आया आपको? अरे सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप देख सकते हो यार, जैसे आपको याद होगा ये वाला सिचुएशन याद है, काइनेटिक मैक्सिमम थी इक्विलिब्रियम पे, पोटेंशियल मिनिमम थी या 0 आ गई थी वहाँ पर। यहाँ पे पोटेंशियल मैक्सिमम थी तो काइनेटिक कितनी आ गई थी? 0 आ गई थी या मिनिमम थी? याद आया सर? ठीक, हमको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है बच्चों, और हमें मैकेनिकल एनर्जी दी है 2 जूल क्वेश्चन में। समझना, क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दी है। यार अगर किसी तरीके से हमें ये पता चल जाए कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम, जो पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी
तो हम यहाँ रख देंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दी है, हम इसको इधर ले आएंगे, मिनिमम वाला कर देंगे। अब हमें तो यार कैसे पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन दी है हमको एक्स के फॉर्म में। हाँ, अब अगर आपको याद हो, थोड़ा सा कैलकुलस का यूज़ है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, याद आया सर? सब मैक्सिमा एंड मिनिमा से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और किस पोजीशन पे होगी। थोड़ा सा आपको याद दिला रहा हूँ मैक्सिमा एंड मिनिमा वाली बात, गौर करिएगा सर। देखिए पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन गिवन है, U इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। मास 1 kg दिया हमने आपको सिखाया था सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं मैक्सिमम मिनिमा कैलकुलस du/dx, नहीं आते तो देख लो। दैट इज 4x³ माइनस 2x/2, याद आया? मैक्सिमा मिनिमा निकालना, मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी इक्वेशन की मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू कब होती है। फिर मैंने सेकंड स्टेप में बताया था कि du/dx की वैल्यू को 0 पुट करते हैं, याद आया? ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है, 0 पुट करो तो ये मुझे लग रहा है ये कैंसिल होगा, x³ माइनस x इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो x कॉमन ले लूँ, x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और दूसरी आएगी x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, प्लस भी हो सकती है माइनस भी, यानी कि x की 2 वैल्यूज आ गई। ठीक, एक 0 आया और एक 1 आया, प्लस माइनस भी। ठीक, ठीक है सर। फिर आपको याद होगा दूसरा स्टेप, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करते हैं इसको, इसी इक्वेशन को du/dx को, और उसमें ये वैल्यू रख के देखते हैं। रिवाइज कर लो भैया, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इसको, मैक्सिमा मिनिमा निकालना है सर। d2u/dx2 कितना आएगा सर? साहब ये x³ है du/dx में, x³ का हो जाएगा 3x², और ये x है, x का हो जाएगा 1, ये आएगा d2u/dx2। ठीक, अब उसके बाद मैंने कहा था कि जो सेकंड स्टेप से ये थर्ड स्टेप हो गया इसका। सेकंड स्टेप से x की जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग, उसको यहाँ पुट करते हैं, याद आया? ठीक, ये थर्ड स्टेप में पुट करते हैं। तो 2 वैल्यू निकाली है, दोनों पुट करेंगे। एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3 0 का स्क्वायर माइनस 1 आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगी। तो अगर ये निगेटिव वैल्यू आती है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर ये डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू नेगेटिव आती है, इट मीन्स एट x इज इक्वल टू 0 दिस इज मैक्स। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और दूसरी वैल्यू रखें 1 रखते हैं यहाँ पर, 3 × 1 प्लस 1 रख दो, चाहे माइनस 1 रख दो, स्क्वायर करोगे तो 1 ही आना है, -1, दैट इज 2। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पे देखो पॉजिटिव वैल्यू आई, तो ये मिनिमम होगी। याद आया मैक्सिमम मिनिमम? ठीक है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 पर पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी और x इज इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। याद आया? ठीक, ना अगर समझ आया हो तो फिर से रिपीट करके देख लो, रिवाइंड करके। ठीक है सर।
अरे यार हमें ज़रूरत किस वैल्यू की है? हमारे ख्याल में हमें ज़रूरत मिनिमम वैल्यू की है, क्योंकि हमसे पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी। ये तो पूछा गया हमसे, ये तो पूछा गया काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, अरे वी मैक्स पूछा गया है ना। तो हमें पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम चाहिए। तो हमें ये तो पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कब होगी? जब x = 1 होगा, x = 1। तो आखिर वो वैल्यू होगी कितनी? आखिर वो वैल्यू, वो मिनिमम वैल्यू होगी कितनी? तो ये x = 1 मैं यहाँ रख दूँ, तो हमें ये पता है x = 1 पे मिनिमम है, तो कितनी वैल्यू होगी मिनिमम? तो अगर मुझे u मिनिमम निकालना होगा तो मैं x की जगह 1 रख दूँ, 1⁴/4 that is 1/4 minus 1/2 that is minus 1/4। तो ये u मिनिमम आया, that is u मिनिमम। u मिनिमम कितना आया? -1/4। पर बताओ समझ में आया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो समझाने मुझे टाइम लग रहा है आप चट से कर लोगे, मैक्सिमम मिनिमम बस आपको आना चाहिए। ठीक साहब, अब क्या रह गया क्वेश्चन में? अब थोड़ा सा गौर करिएगा। अब क्वेश्चन में आपसे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम प्लस पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, यही तो होगा। मैकेनिकल एनर्जी 2 जूल दिए, काइनेटिक मैक्सिमम निकालना है तो ½ m v मैक्स का स्क्वायर लिख दें। m दिया हुआ है, मास ऑफ बॉडी 1 kg दिया है। पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू कितनी आई है? -1/4 आई है। अरे अभी निकाली भाई, -1/4 देखो, ये -1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पर, तो ये आएगा, इसको मैं इधर ले आऊँ। 2 - 1/4 इज इक्वल टू ½ मास 1 kg दिया। मास कितना दिया बॉडी का? 1 kg। 1 v मैक्स का स्क्वायर, मुझे लग रहा है ये 9/4। एलसीएम ले लोगे? नहीं, प्लस हो जाएगा ना, इधर आएगा तो 9/4 इज इक्वल टू ½ v मैक्स का स्क्वायर। मुझे लग रहा है 2 से ये कैंसिल होगा, तो v मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2, तो v मैक्स इज इक्वल टू 3/√2। A very बिंदास क्वेश्चन दिस वन इज, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, जिसमें हमने वैल्यू निकाली v मैक्स 3/√2। ठीक, आइए इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं सर। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, दिस वन बहुत आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। पॉज करके पढ़ लीजिए, सॉल्व करते हैं। सिंपल फोर्स जो है, ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है, और वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। वेरिएबल फोर्स होता है तो इंटीग्रेशन मेथड यूज़ करते हैं। f∫f.dx करेंगे। ठीक, लिमिट 0 से कोई l जा रही है भाई, कहाँ से कहाँ तक खींचा? वर्क डन इन द स्ट्रेचिंग द अनस्ट्रेच मतलब 0, रबर बैंड बाई लेंथ l, यानी कि लिमिट 0 से l तक। ठीक है, सिंपल है, इंटीग्रेट कर लो, काम खत्म करो यार। तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू एनी l। f की वैल्यू कितनी दी है? f की वैल्यू दी है ax प्लस bx² dx, लिमिट गोज फ्रॉम 0 टू l, दैट इज ax² 2 प्लस bx³ 3, लिमिट गोज 0 टू l। l रख दोगे तो al² 2 माइनस bl³ 3, 0 रखोगे तो वो 0 हो जाएगा। दिस इज फाइनल आंसर। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर है? ये वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स था। फोर्स कैसा था? x का फंक्शन है, f इज फंक्शन ऑफ x, इट मीन्स दैट इज वेरिएबल फोर्स। कैसा फोर्स हो गया? वेरिएबल फोर्स। ठीक है बच्चा, क्लियर? चलिए सब, एक बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है, वेक्टर में भी था, वर्क पावर एनर्जी में भी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको तुरंत याद आ जाएगा। देखिएगा, बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है सर। ये देखिए,
याद है, मैंने वेक्टर में भी करवाया था और वर्क पावर एनर्जी में भी है। ठीक, कई बार बच्चे भूल जाते हैं, क्वेश्चन चूँकि इंपॉर्टेंट है सीधे आ सकता है, इसलिए मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। ठीक, पॉज करके नोट पढ़ लिया क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन में समझा देता हूँ। कहते हैं F इज इक्वल टू एक फोर्स है माइनस के वाई आई, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस के एक्स जे। कहते हैं एक बॉडी को पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कराते हैं, एक बॉडी को पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कराते हैं, a,0 तक ले गए बॉडी को, और फिर वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव कराते हैं a, तक। ठीक, आपसे वर्क डन पूछा गया, चूंकि एक्स एक्सिस का फोर्स अलग है, वाई एक्सिस का फोर्स अलग है, डिस्प्लेसमेंट भी अलग अलग है, तो फिर हम उसी हिसाब से एक्स एक्सिस में वर्क डन अलग निकाल लें, वाई एक्सिस में वर्क डन अलग निकाल लें। वर्क डन इन एक्स एक्सिस होगा फोर्स इन एक्स एक्सिस इंटू डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, वैसे ही वर्क डन इन वाई एक्सिस होगा फोर्स इन वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट इन वाई एक्सिस। ठीक, अब मुद्दे वाली बात यह है कि एक्स एक्सिस में फोर्स है कितना, तो एक्स एक्सिस में फोर्स है कितना, तो भैया जो आई के साथ लिखा होता है वही तो एक्स एक्सिस का फोर्स होता है ये। ठीक है, तो ये मैं कहता हूँ दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज एफ वाई, ये एफ एक्स है और ये एफ वाई है। कहीं तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, चलिए एफ एक्स है माइनस के वाई इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है ए, भाई एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट कितना है ए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक y आ गया ना, अब गौर करना y है तो y की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो y कैसे होगा, बहुत आसान है बाबू, यहाँ से यहाँ मूव कराया ना एक्स एक्सिस पर, इसी एक्सिस का वर्क डन निकालना है ना, इस एक्सिस पर कहीं पर भी देख लो y 0 होगा, देखो y 0 है, एक्स एक्सिस के लिए y कितना होता है 0, आप कहीं पर भी देख लो y की वैल्यू 0 आएगी, चाहे यहाँ देख लो ये भी y 0 होगा, चाहे यहाँ देख लो, तो y 0 पुट कर दूँ तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। ठीक, वर्क डन इन y एक्सिस कितना आएगा, वर्क डन इन y एक्सिस आएगा माइनस के एक्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है y एक्सिस में, भाई यहाँ से यहाँ यही तो डिस्प्लेसमेंट है। अब गौर करो, थोड़ा सा ध्यान दो, हमको x की वैल्यू रखनी है ना, इस लाइन के लॉन्ग मूवमेंट है ना बाबू, इस लाइन पर कहीं पर भी देख लो, यहाँ बताओ x कोऑर्डिनेट कितना है a, यहाँ बताओ x कोऑर्डिनेट कितना है a, कहीं देख लो x कोऑर्डिनेट a होगा, सीधी लाइन है। हाँ, यहाँ के लिए x हमेशा 0 होगा, लेकिन यहाँ के लिए x हमेशा कितना होगा a, कहीं देख लो x की वैल्यू कितनी होगी a, किसी भी पॉइंट पे आप देख लो, चाहे इस पे देख लो x a होगा, चाहे इस पे देख लो, इस पे भी x a होगा, तो यानी कि x इज इक्वल टू a वैल्यू आ रही है, ये रखेंगे यहाँ पर, दैट इज माइनस के ए इंटू ए माइनस के ए स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो वाई एक्सिस का वर्क डन 0 आया, एक्स एक्सिस का वर्क डन माइनस के स्क्वायर आया, तो ये आंसर होगा माइनस के ए स्क्वायर, दिस इज आंसर। ठीक है भैया, आइए सर, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला था, आपको मैं फार्मूला रिवाइज करवा दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे आ सकता है। ठीक, क्वेश्चन पॉज करके पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक, सर आपको अगर याद हो तो मैंने एक क्वेश्चन का फॉर्मूला बताया था, अगर कोई चेन है हैंग कर रही है, एल लेंथ की चेन है सर, किसी टेबल पे रखी है, एम मास है, 1/n पार्ट हैंग कर रहा है इसका, जैसे हाफ पार्ट हैंग कर रहा है तो 1/2, 1/3 पार्ट हैंग कर रहा है तो 1/3, और मैंने बताया था चेन को ऊपर उठा के रखना है, तो वर्क डन वेरिएबल फोर्स का हो जाएगा, क्योंकि चेन को जैसे जैसे आप ऊपर खींचोगे, रख दोगे, मास कम हो जाएगा, फिर और चेन खींच के रख दोगे, फिर और मास कम हो जाएगा, चेन छोटी होती जाएगी ना।
तो मैंने इसकी एक टेक्निक, एक ट्रिक बताई थी आपको, दैट इज़ mgl/2 1/n का होल स्क्वायर। याद है? कितनी चेन 1/3 पार्ट चेन हैंग कर रही है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा mgl/2 1/3 पार्ट है ना, दैट इज mgl/2 1/9 दैट इज mgl/18। इतना mgl/18। क्लियर है सर? ठीक है, ठीक है। सर ये क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही आपका करा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। इसको पढ़ लीजिए एक बार, फिर मैं आपको बता देता हूँ। पॉज करके पढ़ लीजिएगा सर। पढ़ लिया आपने? चलिए साहब, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए बात कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं एक पावर कांस्टेंट डिलीवर हो रही है, तो पावर इज कांस्टेंट। आपसे रिलेशन पूछा है डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, और कई बार आपसे वेलोसिटी एंड टाइम भी पूछते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कई बार आपसे वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी पूछते हैं। मैं तीनों रिलेशन आपको फाइंड कर देता हूँ। ठीक, पावर कांस्टेंट है, पावर कांस्टेंट है तो F इंटू वी पावर लिख दूँ, दैट इज कांस्टेंट। F की जगह मैं ma इंटू वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। मैं ma की जगह dv/dt लिख दूँ। साहब m को नीचे ले जाऊँ तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, तो v dv/dt इज इक्वल टू कांस्टेंट। साहब v dv/dt उधर ले जाऊँ और प्रोपोर्शनल कर दूँ कांस्टेंट हटा के। अरे यार, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट जोड़ते हो, मैंने कांस्टेंट हटाया प्रोपोर्शनल लिख दिया ताकि बार बार लिखना ना पड़े। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ इसको, v dv को, देखो क्या आ जाएगा। लिमिट नहीं लगा रहा, सिर्फ फंक्शन बताना है। तो मुझे लग रहा है v²/2 प्रोपोर्शनल t, 2 फिर से कांस्टेंट है यानी कि v² प्रोपोर्शनल t, या v प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2। आ गया बच्चा? तो अगर वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन पूछें तो v प्रोपोर्शनल t टू द पावर 1/2। ठीक। हाँ, अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम में पूछें तो फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो, v की जगह रख दो भाई v प्रोपोर्शनल t की पावर हाफ है, v की जगह रख दो dx/dt प्रोपोर्शनल t की पावर हाफ। तो मुझे लग रहा है कि dx प्रोपोर्शनल t की पावर हाफ dt। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, dx का इंटीग्रेशन x प्रोपोर्शनल t की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 हो जाएगा। तो नीचे वाली टर्म तो कांस्टेंट, तो x प्रोपोर्शनल t टू द पावर 3/2। आ गया सर रिलेशन, x भी आ गया, v भी आ गया। कई बार कहते हैं कि x और v में रिलेशन निकालो, तो x और v में रिलेशन अगर हमें निकालनी है तो देखिए x प्रोपोर्शनल, मैं अगर कह दूँ t की पावर हाफ होल पावर 3 लिख दूँ, अरे मैं इसको लिख सकता हूँ ना, t की पावर हाफ होल पावर 3, बात तो वही आएगी, पावर मल्टीप्लाई होती है। और t की पावर हाफ की जगह v लिख दूँ, देखो t की पावर हाफ है, t की पावर हाफ की जगह v लिख सकता हूँ। तो x प्रोपोर्शनल v की होल पावर 3, तो नहीं x प्रोपोर्शनल v³ होगा। समझ गए भैया? सारा रिलेशन आपके फाइंड हो जाएंगे। ठीक, ठीक है सर। अब कुछ चीज़ें हैं सर, जैसे थ्योरेटिकल चीज़ें थी, कुछ चीज़ें थी। एक क्वेश्चन और कर लो, फिर आगे चलते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट बताते हैं। एक क्वेश्चन और रिपीट कर रहा हूँ, कहीं अगर दिया हो आपको v इज इक्वल टू a√x और आपसे पूछा जाए x इज इक्वल टू 0 से d तक जाने में, x इज इक्वल टू 0 से d तक जाने में आपको वर्क डन बताना है, वर्क डन। तो मैंने आपको बताया था इसको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम याद होगी, वर्क एनर्जी थ्योरम होती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी टाइप ऑफ फोर्स। याद आया? एनी टाइप, चाहे कंजर्वेटिव हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फॉर एनी टाइप। अब काइनेटिक एनर्जी का चेंज v,
हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। हाफ एम कॉमन ले लो, वी फाइनल का स्क्वायर माइनस वी इनिशियल का स्क्वायर। साहब वी फाइनल नहीं निकाल पाओगे क्या? वी फाइनल और वी इनिशियल, वी फाइनल होगा डी तक गया है ना, तो हाफ एम ए एक्स की जगह डी रख दिया। वी इनिशियल कितना होगा? 0 से चला है ना, एक्स 0 है ना, एक्स की जगह 0 रख दिया। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा। यहाँ ये दोनों वैल्यूज उठा के रख दूँ अगर इस जगह पर, इस इक्वेशन में मैं दोनों वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो बाबू हाफ एम वी फाइनल, अरे सॉरी एक चीज़, मैंने पूरी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू रख दी। ये थोड़ा ज़्यादा जोश में आ गया, तो वी इनिशियल और वी फाइनल। ठीक है, हाफ एम सब ए वी फाइनल का स्क्वायर ए रूट डी का स्क्वायर माइनस 0, तो हाफ एम ए स्क्वायर इंटू डी। दिस इज वर्क डन। ठीक, हाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट फिर इस पर बात कर लें छोटी सी। वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज। ठीक, आपको याद होगा। एंड वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ओनली कंजर्वेटिव फोर्स। याद है आपको? कंजर्वेटिव फोर्स हो तब। ठीक, हाँ मैंने इसका डेरिवेशन भी करवाया था आपको। ठीक, कैसे? मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फोर्स है, इफ कंजर्वेटिव फोर्सेस, अगर कंजर्वेटिव फोर्स से याद आया आपको फोर्स, तो चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी 0 था, ये यहाँ पुट कर दें। 0 इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालोगे, इसको इधर ले आओ, दैट इज़ माइनस टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसीलिए ऐसा होता है व्हेन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। ठीक है भैया, सब पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला है, F इज इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो आपको पता ही होगा। ठीक, स्प्रिंग एनर्जी के फॉर्मूले हाफ के एक्स स्क्वायर या हाफ एफ एक्स या हाफ एफ स्क्वायर बाई के। याद आया सर? फिर एक बड़ा सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया था। अगर कोई स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, उसको एक्सटेंड किया जाए या कंप्रेस किया जाए, याद आया, तो वर्क डन होता है नेगेटिव। मैंने प्रूफ भी किया है उसमें, आप देखिएगा। और अगर एक्सटेंडेड लेंथ पे है, एक्सटेंडेड और कंप्रेस है, और फिर नेचुरल लेंथ पे लाया गया, फिर क्या किया, नेचुरल लेंथ खिंची हुई है या दबी हुई है, और फिर नेचुरल लेंथ पे लाया गया, तो वर्क डन बाय द स्प्रिंग कैसा होता है? पॉजिटिव। दिस इज वर्क डन बाय द स्प्रिंग। मैंने पूरा प्रूफ भी किया था। ठीक है सर। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और आपको याद होगा ग्राफ का। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ खींचा हो, एरिया अंडर द कर्व, याद आया, वर्क डन होता है। एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू वर्क डन। क्योंकि इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से ही आपको याद है, इंटीग्रल एफ डी एक्स, और वही शायद एरिया होता है। ठीक है, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लिया जाता है, नीचे वाला एरिया नेगेटिव लिया जाता है। याद आया सर? तो ये वर्क पावर एनर्जी की कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, ये रिवीजन के लिए इम्पॉर्टेंट थी। ठीक है, ये एंड होता है वर्क पावर एनर्जी का। अब हम शुरू करेंगे इसके बाद सेंटर ऑफ मास का रिवीजन। ठीक है।